अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं आपके लिए अगला वीडियो टॉपिक क्या ला सकता हूँ, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। वन विभाग में शामिल होने के बाद से ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की खूबसूरती और खौफ मेरे लिए एक दैनिक अनुभव बन चुका था। दिन में हिरणों का झुंड, बाघों की दहाड़, ये सब परिचित थे, मगर रात का जंगल कुछ अलग ही सख्त था। पेड़ों का घना जाल मानो अंधेरे का पर्दा बन जाता था, और उस पर्दे के पीछे कौन सी आवाजें छिपी थीं, ये कोई नहीं जानता था। एक रात गश्त के दौरान जंगल के एक ऐसे हिस्से में मेरा जाना हुआ जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। एक पुराने नक्शे में इस इलाके को चिन्हित किया गया था, मगर विभाग का कोई भी व्यक्ति वहां जाने से कतराता था। कहते थे वहां सालों पहले एक गांव हुआ करता था, मगर किसी अज्ञात बीमारी की वजह से रातों रात पूरा का पूरा तबाह हो गया। उस रात हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी, जिसे जंगली जानवरों की आवाजें भी नहीं तोड़ पा रही थीं। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। अचानक मुझे सामने से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। मैं सतर्क हो गया। यह जंगल के बीचों बीच थी, जहां कोई बस्ती नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे मैं उस रोशनी के करीब गया। पास पहुंचने पर मैंने देखा कि वह एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी। झोपड़ी पुरानी और जर्जर थी। उसकी खिड़कियों से रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थीं। कुछ देर झिझकने के बाद मैंने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। जवाब में एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी आंखें गहरी और धुंधली थीं। चेहरे पर गहरे काले घेरे पड़े हुए थे। उसने मुझे एकटक देखा और फिर धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? इस जंगल में रात के वक्त क्या कर रहे हैं? मैंने उसे अपना परिचय दिया और बताया कि मैं गश्त पर हूँ। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी के अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। हर तरफ जड़ी बूटियां और अजीब सी तस्वीरें टंगी हुई थीं। हवा में एक ऐसा गंध था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत ने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और सामने एक कटोरी में अजीब सा तरल पदार्थ रख दिया। उसने कहा, इसे पी लो, आपको रात भर चलने में मदद मिलेगी। मैंने घबराते हुए उस तरल पदार्थ को सूंघा। उसमें एक मीठी सी खुशबू थी, मगर किसी अनजान डर ने मुझे उसे पीने से रोक दिया। मैंने औरत को धन्यवाद दिया और जाने की इच्छा जताई। वह मुस्कुराई और बोली, रात के अंधेरे में जंगल पार करना खतरनाक है, आप यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही चले जाना। मैंने मना कर दिया। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं उस झोपड़ी से जल्द निकलना चाहता था। बाहर निकलते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही मैं झोपड़ी से दूर हुआ, मुझे जंगल में हर तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वे अस्पष्ट थीं, मगर उनमें एक खौफनाक हवा ठंडी हो चली थी और पेड़ों की छायाएं मानो और भी लंबी हो गई थीं। फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं। अब वो शब्दों में बदल रही थीं, पर वे शब्द समझ से परे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं दौड़ना चाहता था, पर जंगल के रास्ते मुझे याद नहीं थे। तभी मुझे एक विचार आया। अपने साथ रखे हुए टॉर्च को जलाकर मैंने जमीन पर ध्यान से देखा। जंगल की मिट्टी पर कुछ कमजोर पड़े हुए पैरों के निशान नजर आए। शायद ये निशान उसी रास्ते के थे जिससे मैं आया था। निशानों का पीछा करते हुए मैं तेजी से चलने लगा। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल चुकी थीं। वो नजदीक आ रही थी। मैं पेड़ों के बीच से भाग रहा था, अंधेरे से टकराता हुआ, ठोकरें खाता हुआ। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि मेरा पैर
मेरे खोपड़ी से टकराया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उठने की कोशिश करते हुए मैंने देखा कि पैरों के निशान यहीं खत्म हो गए थे। मैं एक जंगल के खंडहर नुमा इलाके में खड़ा था। जमीन टूटी फूटी थी। चारों तरफ पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। हवा में एक सड़ा हुआ गंध फैला हुआ था। चीखें अब और भी भयानक हो चुकी थीं। उनके साथ अब हंसी की भी आवाजें आने लगी थीं। वो आवाजें इतनी जल्दी नजदीक आ रही थीं कि मुझे घबराहट होने लगी। मैं घुटनों के बल रेंगने लगा, किसी ऐसी जगह की तलाश में जहां छिप सकूं। तभी मुझे दूर एक पेड़ के नीचे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मैं उसके करीब गया। चमकती हुई चीज एक तालाब थी। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसकी गहराई का पता लगाना मुश्किल था। तभी मुझे याद आया कि पुराने नक्शे में इस इलाके को चिन्हित करते समय इसी तरह के एक तालाब का जिक्र था। तालाब के किनारे पहुंचते ही मैंने देखा कि पानी में कुछ चेहरे उभर रहे हैं। वो चेहरे जंगल के उस नष्ट हुए गांव के लोगों जैसे लग रहे थे। उनके चेहरे पर पीड़ा और गुस्से का भाव था। चीखें और हंसी की आवाजें अब और भी तेज हो गई थीं। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीजें कहां से आ रही हैं। तभी मुझे तालाब के बीचों बीच एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वो इतनी धुंधली थी कि मैं उसका ठीक से आकार नहीं पहचान पा रहा था, मगर उस आकृति से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। वही ऊर्जा थी जो मुझे डरा रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। अचानक तालाब से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ एक सड़े हुए लाश का हाथ लग रहा था। हाथ ने मुझे इशारा किया, मानो मुझे तालाब के अंदर बुला रहा हो। मैं घबराकर पीछे हटने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मुझे पीछे से पकड़ रहा है। मैंने जोर से चिल्लाते हुए पीछे मुड़कर देखा। मेरी चीख अचानक रुक गई। सामने खड़ी थी वही बूढ़ी औरत जिसे मैंने झोपड़ी में देखा था। अब उसके चेहरे पर वो डरावनापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। आप कहां भाग रहे हैं? औरत ने धीमी आवाज में पूछा। यहीं रहिए, ये आपका घर है। मैं कुछ जवाब देने से पहले ही औरत गायब हो गई। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मेरा दिमाग मानो काम करना बंद कर चुका था। तभी तालाब से फिर एक हाथ निकला। इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब था। अचानक मुझे अपने बचपन की याद आई। दादी माँ की सुनाई हुई एक कहानी याद आई। उस कहानी में एक जंगल के बारे में बताया गया था, जहां एक भयानक तालाब हुआ करता था। तालाब में रहने वाला एक चुड़ैल हर रात जंगल में भटकती थी और लोगों को बहला फुसलाकर तालाब में ले जाती थी। तालाब का पानी एक भ्रम पैदा करता था, जिससे लोग को लगता था कि वो अपने ही घर वापस लौट रहे हैं। मुझे समझ में आ गया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। ये तालाब और ये आवाजें चुड़ैल का माया जाल थीं। मैं उस तालाब में नहीं फंस सकता था। जैसे ही लाश का हाथ मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मैंने अपनी जेब से मिर्च स्प्रे निकाला। ये स्प्रे जंगली जानवरों से बचने के लिए मेरे पास रहता था। मैंने जोर से मिर्च स्प्रे को तालाब की तरफ छिड़का। हवा में मिर्च की तीखी गंध फैल गई। चीखों और हंसी की आवाजें अचानक बंद हो गईं। तालाब का पानी खौलने लगा और उसमें से एक भयानक चीख निकली। धीरे धीरे तालाब का पानी काला पड़ने लगा और गायब हो गया। उसकी जगह एक विशाल गड्ढा बन गया। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा, सांस लेने की कोशिश करता रहा। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। धीरे धीरे अजान की आवाज सुनाई देने लगी। सूरज निकलने ही वाला था। जैसे ही आसमान में सूर्य की पहली किरणें दिखाई दी, मैंने उस जंगल से भागना शुरू कर दिया। रास्ते में कई बार गिरता पड़ता रहा, पर रुकने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार कई घंटों की भागदौड़ के बाद मैं जंगल के बाहर निकल पाया। वापसी में मुझे कई जंगली जानवर दिखे, पर वो सब उस रात के अनुभव के सामने कुछ भी नहीं थे। विभाग के दफ्तर पहुंचने के बाद मैंने बेहोश हो गया। जब होश आया तो अस्पताल में था। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया कि मेरा क्या हुआ है। मैंने उन्हें उस रात का पूरा वाकया सुनाया। वो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि शायद जंगल में किसी जानवर ने मुझे हमला कर दिया होगा और मैं डर के मारे बेहोश हो गया था। मैं जानता था कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मैंने उस घटना के बाद कभी भी उस जंगल में जाना पसंद नहीं किया। हर रात मुझे उस रात के सपने आते हैं। तालाब का काला पानी, फुसफुसाहटें, चीखें, ये सब चीजें मुझे आज भी परेशान करती हैं। मुझे नहीं पता कि असल में उस रात क्या हुआ था, पर यह
बात पक्की है कि उस जंगल में कोई भयानक शक्ति विद्यमान है, एक ऐसी शक्ति जिसे रात के अंधेरे में जगाना कभी भी अच्छा नहीं होता। अस्पताल से वापसी के बाद विभाग में सबने मेरी कहानी को मजाक बनाकर उड़ा दिया। कुछ ने तो मुझे पागल भी कह डाला, मगर रातों को जब मैं अकेला होता तो मुझे यकीन हो जाता था कि वह तालाब और उसमें रहने वाली चुड़ैल सचमुच थी। कुछ समय बाद जंगल से एक बार फिर अजीब सी खबरें आने लगी। जंगली जानवरों का अचानक से गायब होना, पेड़ों पर अजीब सी निशान मिलना। विभाग को एक बार फिर उस इलाके की जांच करनी पड़ी। इस बार जाने वाली टीम में शामिल होने का दबाव मुझ पर डाला गया। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, मगर इनकार करने का मतलब होता था अपनी पेशेवर जिम्मेदारी से पीछे हटना। मजबूरन मैं उस टीम के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही हम उस इलाके के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गई थीं। एक खौफनाक सन्नाटा जंगल को घेरे हुए था। जैसे ही हम उस खंडहर नुमा इलाके में पहुंचे जहां तालाब हुआ करता था, मेरा दिल बैठने लगा। वहां अब गड्ढा नहीं था, उसकी जगह एक छोटा तालाब बन चुका था, मगर उसका पानी पहले से भी ज्यादा काला और गहरा दिख रहा था। तालाब के किनारे कुछ जंगली जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। उनके मरने की वजह समझ से परे थी। टीम लीडर ने जांच करने का आदेश दिया, मगर जैसे ही एक वैज्ञानिक तालाब के किनारे पहुंचा, पानी में से एक हाथ निकला और उसे अंदर खींच लिया। हम सब चीख उठे, मगर कुछ कर पाने से पहले ही वह वैज्ञानिक गायब हो चुका था। हमें वहां से निकल भागना पड़ा। भागते समय पीछे से आती हुई फुसफुसाहटें और हंसी की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। विभाग में वापस पहुंचने के बाद हमने जो रिपोर्ट लिखी, उसमें उस वैज्ञानिक के जंगली जानवर के हमले में मारे जाने की बात लिखी गई। सच बता पाना नामुमकिन था, मगर वह अनुभव मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। उस रात मैंने नींद की एक बूंद भी नहीं ली। सुबह होते ही मैंने विभाग से इस्तीफा दे दिया। अब मैं शहर में रहता हूँ, मगर हर रात को मुझे उस तालाब का खौफनाक पानी और उसमें से निकलने वाले हाथों के सपने आते हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता है कि जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा है, मुझे बुला रहा है। मुझे नहीं पता कि वह चुड़ैल जिंदा है या मर गई है, पर एक बात पक्की है कि उस जंगल का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, और हो सकता है कि एक दिन वह तालाब मुझे वापस बुला ले। शहर की चकाचौंध में रहने के बावजूद जंगल की भयावहता मेरे पीछे लगी हुई थी, एक गहरे कुएं की तरह मुझे अपनी ओर खींचती हुई। हर रात सपने में काला तालाब नजर आता, उसमें से उभरते सड़े हाथ और हवा में गूंजती फुसफुसाहटें। वापस आओ। एक रात नींद से बेहोश होने से पहले मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी। खबर जिम कॉर्बेट के पास ही एक छोटे से गांव की थी। गांव के कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। पढ़ते वक्त अखबार से एक फोटो गिरी। फोटो में एक सूखा हुआ कुआं था, जिसके तल पर कुछ खोपड़ियां नजर आ रही थीं। कुआं, वो तालाब गायब हो चुका था, उसकी जगह अब कुआं बन गया था। ये कैसा सिलसिला था? क्या चुड़ैल ने अपना ठिकाना बदल लिया था? एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे जकड़ लिया। सोने की तो बात ही दूर रही, रात भर मेरी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने टिकट बुक कर लिया, वापस उसी जंगल में जाना जहां वो खौफनाक तालाब था अब कुआं था। ये पागलपन सा लगता था, मगर एक अदृश्य धागा मुझे वहां खींच रहा था। शायद वो गांव वाले जिनका हाल उस अखबार की खबर में था, उन्हें बचाने की कोशिश करना मेरा फर्ज था। जंगल में वापसी उतनी ही डरावनी थी जितनी पहली बार जाना। पेड़ों की हर सरसराहट में मुझे चुड़ैल की फुसफुसाहटें सुनाई देती। गांव तक पहुंचने पर वीरानापन छाया हुआ था। टूटे फूटे मकानों के बीच सन्नाटा था, मानो गांव के लोग अचानक हवा में गायब हो गए हों। गांव के बीचों बीच वही सूखा हुआ कुआं था जैसा मैंने अखबार में देखा था। कुएं के किनारे खड़े होकर मैंने नीचे झांका। अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। एक अजीब सी बदबू हवा में फैली हुई थी। तभी मुझे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो फुसफुसाहटें थीं, मगर इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट और तेज। वो मुझे बुला रही थीं कुएं के अंदर। डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे। मत जाओ, एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में गहरा शोक था। वो चुड़ैल है, बूढ़े ने कहा। वो
आपको बुला रही है, उस कुएं में मत जाओ। मैंने उसे बताया कि गांव के लोग कहाँ हैं। बूढ़े ने बताया कि गांव के सभी लोग कुएं में समा चुके हैं। वो खुद किसी तरह भाग निकला था। उसकी बातों ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। गांव के लोग कुएं में समा गए, ये कैसा जादू था? उसे रोकने का कोई तरीका है? मैंने उस बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज में जवाब दिया, एक जड़ी बूटी है, उसे कुएं में डालने से चुड़ैल की ताकत कम हो जाती है, पर वो जड़ी गहरे जंगल में एक खास पेड़ पर उगती है। मैंने जंगल में जाने से इनकार कर दिया। एक बार का डर काफी था, मगर बूढ़े ने मुझे समझाया कि अगर मैं जड़ी नहीं लाऊंगा तो जल्द ही पूरे इलाके पर चुड़ैल का राज होगा। मजबूरन मैंने बूढ़े के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता और भी भयावह हो गया था। हर तरफ सन्नाटा था, सिवाय पेड़ों की टहनियों की सूखी सरसराहट के। बूढ़ा जल्दी जल्दी चल रहा था, मानो कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। घंटों चलने के बाद हम एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, मानो राक्षस के पंजों की तरह जमीन को चीर रही हो। बूढ़े ने बताया कि जड़ी इसी पेड़ पर उगती है। मैं पेड़ के पास जाने से कतरा रहा था। उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो मुझे डरा रही थी, मगर बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। पेड़ के करीब पहुंचते ही हवा में एक खौफनाक हंसी गूंजी। हंसी इतनी तेज थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। वो आ गई, बूढ़ा चिल्लाया। मैंने पीछे देखा। रास्ते में जो बूढ़ा आदमी मेरे साथ चल रहा था वो गायब हो चुका था। उसकी जगह एक खौफनाक औरत खड़ी थी, वही औरत जिसे मैंने पहले झोपड़ी में देखा था और फिर जंगल में। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा डरावना हो गया था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसके हाथ लंबे और पंजों जैसे हो गए थे। तुम वापस आ गए, चुड़ैल ने कर्कश आवाज में कहा। अब तुम यहीं रहोगे। मैं घबराकर पेड़ के पीछे छिप गया। चुड़ैल पेड़ के पास आई और उसे अपनी लंबे नाखून वाली उंगलियों से खुरचने लगी। पेड़ से एक भयानक चीख निकली। तभी मुझे याद आया कि बूढ़े ने बताया था कि जड़ी पेड़ से तभी ली जा सकती है जब वो चीखे। डर को भुलाकर मैं पेड़ के सामने गया और जल्दी से एक जड़ी को तोड़ लिया। जड़ी मेरे हाथ में आते ही चुड़ैल चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ की टहनियां टूटने लगीं। जड़ी को कुएं की तरफ दौड़ते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। चुड़ैल का रूप बदल रहा था। अब वो एक राक्षसी जीव बन चुकी थी जिसके मुंह से आग निकल रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही मैंने जड़ी को अंदर फेंक दिया। कुएं से एक धुआं निकला और एक भयानक चीख गूंजी। चुड़ैल कमजोर पड़ गई थी। मैं वहां से भागने ही वाला था कि अचानक जमीन में से कई हाथ निकले और मुझे पकड़ लिया। वो उन लोगों के हाथ थे जो कुएं में समा चुके थे। हमें भी बचाओ, उनकी आवाजें मायूस थीं। मैं उन्हें बचाना चाहता था, मगर ये मेरे बस के बाहर था। कुएं से एक और चीख निकली और जमीन हिलने लगी। पेड़ जमीन पर गिर गया और कुआं भी बंद हो गया। मैं वहां से दूर भाग गया। पीछे से चीखें और चीत्कारें आ रही थीं। कितनी देर में भागता रहा मुझे नहीं पता। आखिरकार थक कर मैं एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। सुबह सूरज की किरणें मेरी आंखों पर पड़ी। मैं जिंदा था, मगर क्या वाकई जिंदा था? जंगल में जो कुछ हुआ था वो एक खौफनाक सपना था या सच? मैं वापस शहर लौट आया, पर मेरे दिमाग में वो जंगल, वो कुआं और वो चुड़ैल हमेशा के लिए अंकित हो चुके थे। कभी कभी रात में मुझे लगता है कि वो शहर की चकाचौंध में लौटने के बाद भी नींद मेरी आंखों से दूर ही रहती थी। हर रात सपने में वही जंगल, सूखे कुएं से निकलने वाले सड़े हाथ और जमीन से बाहर निकलती चीखती आवाजें मुझे तड़पाती। एक रात अचानक नींद टूटी तो मैंने देखा खिड़की के बाहर एक काला कौवा बैठा हुआ है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। सुबह होते ही मैंने एक पंडित जी को बुलाया। जंगल में हुए अनुभवों को मैंने उन्हें विस्तार से बताया। पंडित जी ने मेरी बातें धीरे से सुनी, फिर गंभीर स्वर में बताया, वह चुड़ैल कोई साधारण भूत प्रेत नहीं थी, वो एक पिशाचिनी थी। उन्होंने समझाया कि पिशाचिनियां मरे हुए लोगों की ऊर्जा को खाकर ताकतवर होती है। जंगल में सूखा कुआं उनका वासस्थान था और गांव के लोगों को उन्होंने इसी तरह निगल लिया था। जड़ी ने उन्हें कमजोर जरूर कर दिया था, पर पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। पंडित जी ने आगे कहा, तुमने जो जड़ी फेंकी थी वो सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। पिशाचिनी पूरी तरह से तभी खत्म होगी जब उसे पवित्र अग्नि में
जलाया जाएगा। उन्होंने मुझे एक दुर्लभ जड़ी बूटी का नाम बताया जो पहाड़ों पर उगती थी। उस जड़ी को पिशाचिनी के शरीर पर छिड़कने से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती और फिर उसे अग्नि में जलाना संभव हो पाता। पहाड़ों पर जाना मेरे लिए और भी खतरनाक था, मगर गांव वालों की आत्माओं को शांति दिलाने और पिशाचिनी के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैंने जाने का फैसला कर लिया। पहाड़ों का सफर कठिन था। रास्ते में कई जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मैं उस खास जड़ी को ढूंढने में सफल रहा। शहर लौटकर मैंने पंडित जी से संपर्क किया। हम दोनों वापस जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ते में सन्नाटा और भी भयानक लग रहा था। सूखे कुएं के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। कुएं के पास खड़े होकर मैंने पंडित जी को जड़ी दी। उन्होंने जल्दी से उस जड़ी को कुएं में फेंक दिया। कुएं से एक भयानक चीख निकली और जमीन हिलने लगी। थोड़ी देर बाद चीखें कम होने लगी और उनके स्थान पर एक कमजोर सी आवाज गूंजने लगी। पंडित जी ने तुरंत ही अपने साथ लाए हुए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उनकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। मैं मंत्रों का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, पर उनकी ऊर्जा इतनी ताकतवर थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मानो जंगल का सन्नाटा भी उनसे डर रहा हो। कुछ देर बाद कुएं से एक काला धुआं निकलना शुरू हुआ। धुआं धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगा, वही महिला जिसे मैंने झोपड़ी में और जंगल में देखा था। पंडित जी ने तुरंत ही अग्नि जला दी थी। जैसे ही धुएं का रूप ले चुकी पिशाचिनी अग्नि के पास गई, एक भयानक चीख निकली और वह धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। कुएं से एक सफेद रोशनी निकली और गांव वालों की आत्माएं उस रोशनी में चमकने लगीं। उन्होंने मुझे और पंडित जी को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे रोशनी के साथ आकाश की ओर उठने लगी। उनकी आंखों में अब शांति थी। आखिरी आत्मा जाते समय मुझ पर मुस्कुराई और कहा, आपने हमें मुक्त कर दिया। पंडित जी ने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, तुमने बहुत साहस का काम किया है। हालांकि जंगल में हुए अनुभवों का डर मेरे मन में हमेशा के लिए बना रहेगा, फिर भी गांव वालों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने और पिशाचिनी को खत्म करने में सफलता मिलने से मुझे एक अजीब सी शांति मिली। शहर लौटने के बाद भी कभी कभी रात में मुझे जंगल की आवाजें सुनाई देती हैं, पर अब उनमें डरावनापन नहीं रह गया है, बल्कि वो उन गांव वालों की आवाजें लगती हैं जो अब शांति से सो रहे हैं। और कभी कभी दूर से आती हुई हवा में मुझे फुसफुसाहट भी सुनाई देती है, पर अब वो फुसफुसाहटें डरावनी नहीं लगती, बल्कि एक आशीर्वाद जैसी लगती है, मानो वो गांव वाले मुझे धन्यवाद दे रहे हों। जंगल से लौटने के बाद भी शहर की चकाचौंध में रहते हुए कभी कभी रातों को नींद मेरी आंखों से कोसों दूर भाग जाती थी। जंगल की खामोशी, सूखे कुएं से निकलने वाले सड़े हाथों की छवियां और जमीन से चीखती हुई आवाजें मेरे सपनों को भयानक बना देती थी। एक रात अचानक नींद टूटने पर मैंने देखा कि खिड़की के बाहर एक काला कौवा बैठा है। उसकी चमकती लाल आंखें अंधेरे में मानो मुझे ही घूर रही थीं। सुबह होते ही मैंने बिना देर किए एक जाने माने पंडित जी को बुला लिया। जंगल में हुए खौफनाक अनुभवों को मैंने उन्हें विस्तार से बताया। पंडित जी ने मेरी बातें गंभीरता से सुनी और फिर धीमे स्वर में बताया, बेटा, वो कोई साधारण भूत प्रेत नहीं थी, वो एक पिशाचिनी थी। उन्होंने आगे समझाया कि पिशाचिनियां मरे हुए लोगों की ऊर्जा को खाकर ताकतवर होती हैं। जंगल में सूखा कुआं उसका वासस्थान था और गांव के लोगों को उसने इसी तरह अपनी भूख मिटाने के लिए निगल लिया था। जड़ी ने उसे कमजोर जरूर कर दिया था, पर पूरी तरह से खत्म नहीं किया। तुमने जो जड़ी फेंकी थी वो सिर्फ एक अस्थायी उपाय था, पंडित जी ने आगे कहा। पिशाचिनी पूरी तरह से तभी खत्म होगी जब उसे पवित्र अग्नि में जलाया जाएगा। उन्होंने मुझे एक खास जड़ी बूटी का नाम बताया जो ऊंचे पहाड़ों पर उगती थी। उस जड़ी को पिशाचिनी के शरीर पर छिड़कने से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती और फिर उसे अग्नि में जलाना संभव हो पाता। पहाड़ों पर जाना जंगल से भी ज्यादा खतरनाक था, मगर गांव वालों की आत्माओं को शांति दिलाने और पिशाचिनी के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मैंने जाने का फैसला कर लिया। पहाड़ों का सफर कठिन था। रास्ते में कई जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। दिमाग में हर पल यही सवाल घूमता रहता था कि क्या मैं जीवित लौट पाऊंगा। आखिरकार
कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मैं उस खास जड़ी को ढूंढने में सफल रहा। शहर लौटकर मैंने पंडित जी से संपर्क किया। हम दोनों एक बार फिर जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल का रास्ता पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। सूखे कुएं के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी, मानो पिशाचिनी हमें वापस आने का इंतजार कर रही थी। कुएं के पास खड़े होकर मैंने पंडित जी को जड़ी दी। उन्होंने जल्दी से उस जड़ी को कुएं में फेंक दिया। कुएं से एक भयानक चीख निकली और जमीन हिलने लगी। थोड़ी देर बाद चीखें कम होने लगीं और उनके स्थान पर एक कमजोर सी आवाज गूंजने लगी। पंडित जी ने तुरंत ही अपने साथ लाए हुए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उनकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। मैं मंत्रों का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, पर उनकी ऊर्जा इतनी ताकतवर थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मानो जंगल का सन्नाटा भी उनसे डर रहा हो। कुछ देर बाद कुएं से एक काला धुआं निकलना शुरू हुआ। धुआं धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगा, वही महिला जिसे मैंने झोपड़ी में और जंगल में देखा था। पंडित जी ने तुरंत ही अग्नि जला दी थी। जैसे ही धुएं का रूप ले चुकी पिशाचिनी अग्नि के पास गई, एक भयानक चीख निकली और वह चीख हवा में गूंजती चली गई, मानो जंगल का हर पेड़, हर पत्थर उस चीख को दोहरा रहा हो। धुआं बनकर हवा में घुलने के बजाय वो टुकड़ों में बंटने लगा। वे टुकड़े जलते हुए कोयलों की तरह तड़प रहे थे, हवा में घृणित गंध भरते हुए। मैं डर के मारे पंडित जी के पीछे छिप गया था। उनकी मंत्रों की आवाज और तेज हो गई थी, मानो वो पिशाचिनी को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। जलते हुए टुकड़े धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरने लगे। वे जहां भी गिरते, जमीन पर आग भड़क उठती। जंगल की सूखी पत्तियां और टहनियां चटकाने लगी, मानो जंगल खुद ही जलने जा रहा हो। अचानक एक जलता हुआ टुकड़ा मेरे पैर पर गिरा। चीख निकलने से पहले ही पंडित जी ने उसे मिट्टी फेंक कर बुझा दिया। मेरा पैर झंझना रहा था, मगर उस वक्त उसे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा ध्यान वापस पिशाचिनी पर गया। जलते हुए टुकड़ों का हमला बर्दाश्त न कर पाने के कारण पिशाचिनी का धुआं का रूप धीरे धीरे सघन हो रहा था। अब वो एक राक्षसी महिला का स्पष्ट रूप ले चुकी थी, पर उसका शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसकी चीखें अब और भी भयानक हो गई थीं। वो पंडित जी पर झपटने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जल्दी से पीछे हट जाते। तभी एक जला हुआ टुकड़ा पंडित जी के दुपट्टे पर गिरा। दुपट्टा तुरंत ही जलने लगा। पंडित जी घबराकर दुपट्टा फेंकने लगे, मगर आग तेजी से फैल रही थी। वो चीखते हुए जमीन पर लौटने लगे। मैं उधेड़बुन में पड़ गया। पिशाचिनी को खत्म करने के लिए पंडित जी की जरूरत थी, मगर उनकी मदद के बगैर मैं खुद भी मर सकता था। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी पानी की बोतल निकालकर पंडित जी पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। आग धीरे धीरे बुझने लगी। पंडित जी बुरी तरह झुलस गए थे, मगर वो जिंदा थे। उन्होंने मुझे गौर से देखा और कमजोर आवाज में कहा, बेटा भागो, ये राक्षसी पिशाचिनी मुझे मार डालेगी। मैं पंडित जी को छोड़कर भागना नहीं चाहता था, मगर उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं जंगल की ओर भागा। पीछे से पिशाचिनी की चीखें और पंडित जी की कराहें आ रही थीं। मैं नहीं जानता था कि मैं कितनी देर भागा, पर जब थक कर गिर पड़ा तो चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद होश आया तो मैंने देखा कि सूरज निकल चुका है। पंडित जी और पिशाचिनी का कोई पता नहीं था। क्या पंडित जी बच पाए? क्या पिशाचिनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया? ये सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे। घायल होने के बावजूद किसी तरह मैं शहर लौट आया, मगर जंगल में हुए खौफनाक अनुभवों का डर मेरे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो चुका था। रातों को नींद में अक्सर पिशाचिनी की चीखें और जलते हुए टुकड़ों का खौफनाक दृश्य मुझे जगा देते थे। मैं अस्पताल गया, इलाज कराया, मगर जख्म भरने के बाद भी एक और जख्म मेरे मन पर बना रहा। पंडित जी के बारे में कभी कोई खबर नहीं मिली। शायद पिशाचिनी ने उन्हें मार डाला, या शायद वो कहीं दूर जंगल में बुरी तरह घायल अवस्था में मारे गए। कुछ समय बाद अखबारों में फिर से खबरें आने लगीं। इस बार एक पहाड़ी इलाके से, जहां मैं दुर्लभ जड़ी खोजने गया था। खबरों में बताया गया कि उस इलाके के कई गांवों के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। उनके घरों में तोड़फोड़ के कोई निशान नहीं थे, ना ही कोई संघर्ष के सबूत।
बस लोग अचानक गायब। पढ़ते वक्त अखबार से एक तस्वीर फिसल कर गिरी। तस्वीर में एक सूखा कुआं था, बिल्कुल उसी तरह का जैसा मैंने जंगल में देखा था। मेरा दिल बैठ गया। क्या पिशाचिनी उस पहाड़ी इलाके में भी अपना डेरा जमा चुकी थी? क्या वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी? उस रात मुझे नींद नहीं आई। दिमाग में खौफनाक विचार गौंधते रहे। कहीं वो पिशाचिनी अब भी मुझ पर अपना बदला लेने के लिए न आई हो। सुबह होते ही मैंने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। उन्हें जंगल में हुए अनुभवों के बारे में बताना जरूरी था। शायद मेरी कहानी से उन्हें उन गांव वालों के गायब होने का कारण समझने में मदद मिल सके। पुलिस स्टेशन में मेरी बातों को पहले तो कोई गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार एक भूत पिशाच की कहानी कौन सच मानता। मगर जब मैंने उन्हें जंगल में देखी गई चीजों के बारे में विस्तार से बताया, सूखा कुआं, काली छाया, चीखें, तो एक इंस्पेक्टर ने मेरी बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि पहाड़ी इलाके से गायब हुए लोगों की तलाश में वो पहले ही एक टीम भेज चुके हैं, मगर अब तक कोई खबर नहीं आई। मेरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो खुद उस टीम का नेतृत्व करेंगे और मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे। पहाड़ी इलाके का सफर जंगल से भी ज्यादा खतरनाक था। रास्ते में कई खतरनाक घाटियों और अंधेरे जंगलों को पार करना पड़ा। हर तरफ सन्नाटा था, सिवाय हवा के हुंकार के। आखिरकार हम उस गांव में पहुंचे जहां से सबसे ज्यादा लोग गायब हुए थे। गांव वीरान पड़ा था। घरों के दरवाजे खुले थे, सामान बिखरा हुआ था, मानो लोग अचानक उठकर कहीं चले गए हों। गांव के बीचों बीच वही सूखा कुआं मौजूद था, जैसा मैंने तस्वीर में देखा था। कुएं के पास खड़े होकर मैंने नीचे झांका। अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। तभी दूर से हमें चीखें सुनाई दी। वो चीखें जानी पहचानी थी, पिशाचिनी की चीखें। हम आनन फानन में चीखों की तरफ दौड़े। हम एक गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के अंदर से आग की लपटें निकल रही थीं और पिशाचिनी की चीखें भी वहीं से आ रही थीं। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को आदेश दिया कि वो गुफा के अंदर जाने का रास्ता खोजें। मैं डर के मारे कांप रहा था। क्या पिशाचिनी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी? क्या पहाड़ी इलाके के लोगों को भी उसने निगल लिया था? घबराहट के बीच मुझे अचानक पंडित जी की बात याद आई। पिशाचिनी पूरी तरह से तभी खत्म होगी जब उसे पवित्र अग्नि में जलाया जाएगा। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जगी। पुलिस की टीम जल्द ही गुफा के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने में सफल हो गई। इंस्पेक्टर ने मुझे पीछे रहने का आदेश दिया, मगर मैं मना कर दिया। इस बार भागना नहीं चाहता था। पिशाचिनी का खौफ खत्म करने और पहाड़ के लोगों को बचाने के लिए मैं भी उनके साथ जाना चाहता था। गुफा के अंदर का रास्ता अंधेरा और घुमावदार था। दीवारों से टपकता हुआ पानी हमें लगातार भीगा रहा था। हर कदम पर हमें जंगली जानवरों या किसी और खतरे का सामना करने का डर बना हुआ था। आखिरकार हम एक बड़े से कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक ज्वालामुखी का मुंह भयानक रूप से धधक रहा था। लपटों के बीच ही पिशाचिनी का राक्षसी रूप दिखाई दे रहा था। वो कमजोर लग रही थी, मानो ज्वालामुखी की आग उसे धीरे धीरे जला रही हो। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को आदेश दिया कि पिशाचिनी के पास न जाएं। शायद ज्वालामुखी ही उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मगर तभी गुफा के अंदर से चीखों का एक और सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ही दूरी पर जमीन पर बेहोश पड़े हुए कई लोग दिखाई दिए। वही लोग जो पहाड़ी इलाके से गायब हुए थे। पिशाचिनी उन्हें निगल नहीं पाएगी, सिर्फ उनकी ऊर्जा को चुरा रही थी। हम तुरंत उन लोगों के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। उसी समय पिशाचिनी ने आखिरी बार चीखते हुए ज्वालामुखी की आग में छलांग लगा दी। गुफा के अंदर कांप उठा, चट्टानें टूटने लगी। हम जानते थे कि जल्द ही पूरा गुफा ढह जाएगा। हमने पहाड़ के लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला और भागने लगे। हमारे पीछे गुफा का मुंह भयानक गर्जना के साथ ढह गया। हम सब सुरक्षित बाहर निकल आए थे। पहाड़ के लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। जल्दी ही वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। अखबारों में इस खबर को बड़े पैमाने पर छापा गया। मुझे हीरो बताया गया जिसने पिशाचिनी का खौफ खत्म किया और लोगों को बचाया। हालांकि जंगल और गुफा में हुए अनुभवों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, मगर इस बार मेरे मन में डर की जगह संतोष का भाव था। पिशाचिनी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी और मैंने कई लोगों की जिंदगी बचाई थी। शायद पंडित जी जिंदा नहीं थे, मगर उनकी बताई गई बात मेरे काम आई थी। कुछ समय बाद
मुझे उस इंस्पेक्टर से एक फोन आया। उन्होंने बताया कि पहाड़ के जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियों का संरक्षण करने के लिए एक सरकारी विभाग खोला जा रहा है और उन्होंने मुझे उसका मुख्य अधीक्षक बनाने का प्रस्ताव दिया। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। जंगल अब मेरे लिए डरावनी जगह नहीं रहा, बल्कि प्रकृति की खूबसूरती और रहस्यों को समेटे हुए एक ऐसा स्थान बन गया था जिसकी रक्षा करनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।